इसी खतरे को भांप लिया था हमारे आर्मी चीफ ने, और उन्होंने फौरी तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान को दावत हलवा दे दी, जिसके लिए अकील करीम डैडी के भारी भरकम जुस्से को दिखाकर और उनके शीशे को कुछ हल्का करवाकर मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उनके मसलक के लोगों के हलवे का इंतज़ाम करवा दिया गया। अब देखें डैडी जी जेब और कितना टाइम ढीली रहती है, तो वरना फिर कुछ माह बाद इस्लाम खुदा न खास्ता फिर पाकिस्तान में खतरे में नज़र आएगा। साबिक चीन से हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद और बहरा अरब से ज़्यादा गहरी है, या हमारी चीनी लोगों से वाबस्तगी भी इतनी ही बढ़ चुकी है कि हम ना चीन को छोड़ सकते हैं और ना चीनी को। दरअसल चीनी कौम एक ज़माने में बड़ी निकम्मी कौम हुआ करती थी और ये सिर्फ एक चीज़ बनाते थे और वो थे बच्चे। हमारे यहाँ जो चीनी बन रही है इसको हमारे चीनी दोस्त सफ़ेद जहर कहते हैं कि रमज़ान शुगर मिल्स में इंडियंस आते रहे हैं। उधर हमसाए में हमारे तालिबान भाई हुकूमत में आ गए हैं जिनकी अक्सरियत गुड़ का इस्तेमाल करती है, उन्हें भी एक साजिश के तहत चीनी की तरफ राग़िब किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे उलमा हजरात को भी इस साजिश में हलवा खिला खिला कर शरीक कर लिया गया है। तो हम लोग जो हर बुरी चीज़ में तो मगरिब को फॉलो करते हैं, यानी सफ़ेद चमड़ी अगर पिंडलियों तक ही नज़र आ रही हो तो हमारे ईमान डावाडोल हो जाते हैं। अगर चीनी महंगी हो गई है तो छोड़ें, अगर ज़्यादा ही मीठा खाने का शौक़ है तो गुड़ इस्तेमाल करें। और वो जो हमारा वज़ीर आज़म है जो 70 बरस का होने को आया है और रियासत मदीना की मिसालें देता है, वो भी खजूर का इस्तेमाल करता है, तो क्यों ना तमाम शुगर मिलों को हुकूमत सरकारी तहवील में ले ले। इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट भी मिलेंगे और आवाम को सस्ती चीनी भी। नाज़रीन, इनर न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक जज्बाती कौम हैं, कोई भी बात हो उसको हम जज्बाती होकर हल करने की कोशिश करते हैं और हमारा ये रवैया हमारी सबकी शख्सियत का जुज़ बन चुका है। हम पाकिस्तानी किसी भी शोबे से मुंसलिक हों, जज्बात के समंदर में होते खाते दिखाई देते हैं। इस जज्बातियत के बहुत से फ़वाइद भी हैं जो एक इंसान की हैसियत से हमें होने भी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान में से जज्बात निकाल दिए जाएं तो मैं समझता हूँ कि फिर वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं रहता, उसे हम एक हैवान ही कहेंगे। अब ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मेरा आज का ये मौजू नहीं है। मैं तो आपसे आज चीनी के हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन ये चीनी मुझे भी पटड़ी से उतार देती है और मैं इधर उधर की बोंगियां मारनी शुरू हो जाता हूँ। नाज़रीन, जैसे चीन हमारा हमसाया और बेहतरीन दोस्त मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता आया है, और हमारी खारजा पॉलिसी एक नुक्ते पर तो मुत्तफिक नज़र आती है, जिसके मुताबिक चीन से हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद और बहरा अरब से ज़्यादा गहरी है। वो एक अलग बात है कि बहरा अरब में भी हमारे लोग इतना कचरा फेंकते हैं कि उसकी गहराई भी अब कम और पानी इतना आलूदा हो चुका है कि उसमें पाई जाने वाली आबी मखलूक या तो ख़त्म हो गई है या यहाँ से कहीं और माइग्रेट कर गई है। और ये तो आबी हयात की बात है। हमारे मुल्क की अक्सरियत, खासकर वो लोग जिनका इस मुल्क में अल्लाह के अलावा कोई और आसरा नहीं है, वो भी मौका मिलने पर इस मुल्क को खैरबाद कहने का इरादा रखती है, क्योंकि जहाँ इंसाफ ना हो उस माशरे में गरीब की ज़िंदगी एक अजाब की तरह है। और पाकिस्तान में ये बात हर एक घंटे में इसके किसी न किसी इलाके में साबित हो रही होती है। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म भी बहुत चालाक हैं, इसीलिए वो रियासत मदीना की बात करते हैं। उन्हें मालूम है कि इस रियासत का कहकर मुसलमानों, ख़ासकर हम पाकिस्तानी मुसलमानों को जितना चाहो बेवकूफ़ बना लो, क्योंकि जैसा मैंने कहा हम एक जज्बाती कौम हैं और जज्बातियत में तवाज़ुन ना होने की वजह से हम शिद्दत पसंदी की तरफ इस हद तक जा चुके हैं कि अब हमारी वापसी एक मौजज़े से कम ना होगी। और जैसा मैंने चीन की दोस्ती का जिक्र किया, हमारी चीनी लोगों से वाबस्तगी भी
इतनी ही बढ़ चुकी है कि हम ना चीन को छोड़ सकते हैं और ना चीनी को। नाज़रीन, ये मैं खाने वाली चीनी की बात कर रहा हूँ, और हमारी चीनी से रग़बत का हमारा सरमायादार खूब फ़ायदा उठाता है। पहले वो इस चीनी को बैरून मुल्क बरामद कर देता है। हमारे मुल्क में बरामदात पर आपको मालूम है इनकम टैक्स में छूट तो है, इसके साथ हुकूमत बरामदात पर एक रिबेट भी देती है। तो सरमायादार क्योंकि हुकूमत का ही हिस्सा हैं, तो वो दोनों हाथों से कमाते हैं, और फिर दरामदात में भी यही लोग महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश मुल्क में लाकर मजीद कमाई कर लेते हैं। तो नाज़रीन, हम चीनियों से मोहब्बत का इतना ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि महबूब का कुत्ता भी बहुत प्यारा लगता है, इस तरह हम चीनी लोगों को फॉलो नहीं करते। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी चीनियों की मोहब्बत में कुत्ते खाने शुरू कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक मुसलमान की हैसियत से हम पर वही चीज़ें खाना जायज़ है कि जिसे इस्लाम ने हमारे लिए हलाल किया है। वो अलग बात है कि अगर हम मुँह का ज़ायक़ा बदलने के लिए किसी दूसरे मुसलमान का खून कर दें, तो हमारे यहाँ का मौलवी उस पर भी जन्नत की बशारत का परवाना इनायत कर देता है। नाज़रीन, मैं भी एक जज़्बाती इंसान हूँ, कहाँ चीनी और कहाँ मैं ये खून खराबे की बातें लेकर बैठ गया। दरअसल चीनी कौम एक ज़माने में बड़ी निकम्मी कौम हुआ करती थी, और ये लोग अफ़यून का बेतहाशा इस्तेमाल करते थे। अफ़यून का नशा इन्हें हर वक़्त सुस्ती और नींद में मुब्तला रखता था, और ये सिर्फ़ एक चीज़ बनाते थे, और वो थे बच्चे। लेकिन फिर एक इन्क़लाब ने चीन को बदल कर रख दिया। उसमें खून भी बहा, और हज़ारों अफ़ीमियों को बहरी जहाज़ों में भरकर आला अफ़यून का लालच देकर समुंदर बुर्द भी कर दिया गया। अब चीन में तो उन्होंने इस तरह अपने नशेड़ी लोगों का इलाज कर लिया, और बच्चा भी बस एक की पाबंदी आयद कर दी। क्या आपको मालूम है, हमारे यहाँ जो चीनी बन रही है, इसको हमारे चीनी दोस्त सफ़ेद ज़हर कहते हैं, और पाकिस्तान में इसकी इतने बड़े पैमाने पर तैयारी हिंदुस्तान या यहूद व नसारा की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि ये खबरें भी आती रही हैं जिनकी नून लीग ने कभी तरदीद नहीं की कि रमज़ान शुगर मिल्स में इंडियंस आते रहे हैं। और इस बात की तस्दीक तो हमारे एक साबिका हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर जनाब अब्दुल बासित साहब भी कर चुके हैं कि सलमान शहबाज उन्हें इंडियन लोगों को ज़ाबितों की पाबंदी किए बगैर वीज़े देने के लिए मजबूर किया करता था। अब देखें ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। एक तो शुगर मिल जिसका नाम भी इस्लाम और मुसलमानों के मुक़द्दस महीने यानी रमज़ानुल मुबारक पर, और उसमें तैयार हो रही चीनी जो लाखों मुसलमान कब से खा रहे हैं। हालांकि शरीफ फैमिली की कई और शुगर मिलें भी हैं, जिसमें एक हसीब वकास शुगर मिल भी है, जिसके कुछ शेयर बदकिस्मती से मैंने भी 30 साल पहले खरीदे थे। लेकिन सलाम है शरीफ फैमिली पर, एक धेला अगर उन्होंने उन शेयर्स पर कोई डिविडेंड दिया हो। उल्टा उन शेयर्स की फेस वैल्यू जो उस वक्त 10 रुपए पर शेयर थी, 2 ढाई रुपए हो गई थी जब तक शरीफ हुकूमत रही थी। समझ नहीं आती इतनी कमाई में लंदन के फ्लैट्स कहाँ से आ गए। वो तुसी कौन लोग हो? दूसरे भाई साहब अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं कि मैंने तो एक धेले की भी करप्शन नहीं की। अब आप देखें ये चीनी का इस्तेमाल हम मुसलमानों के खिलाफ कितनी गहरी साजिश है कि जिस पर हमारे तमाम दुश्मन हमारे दरपे हैं। इंडिया का तो मैंने बता दिया कैसे रमज़ान शुगर मिल्स में उनका आना जाना और शरीफ फैमिली से ताल्लुकात। अब आपने अक्सर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का भी बहुत जिक्र सुना होगा। हमारे यहाँ एक इदारा है जिसको ISPR कहा जाता है, उसके DG आसिफ गफूर साहब, अल्लाह भला करे उनका, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये बात पता चल चुकी है कि इस जंग में मीडिया और कम्युनिकेशन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी लोगों के कानों में दुश्मन की कही बातें और आंखों के रास्ते उनकी बनाई हुई वीडियोस और फिल्म्स दिखाकर लोगों के अज़हान को काबू किया जाता है। अब आप इस चीनी के पीछे छुपी साजिश को ही देखें कि पाकिस्तान के हर बच्चे और बड़े की ज़बान पर इस वक्त चीनी माफिया का नाम आ रहा है।
हमारा दुश्मन जो प्रोपेगेंडा का माहिर है, आपको याद होगा कि यूरोप में उसका कितना बड़ा डिस इंफॉर्मेशन का नेटवर्क सामने आ गया था। पाकिस्तानी अवाम की इन चीनी माफिया की उठती आवाजों को किसी भी वक्त हमारे अजीम दोस्त चीन से ना जोड़ दे हमारा दुश्मन, मुझे तो इन आवाजों का हर तरफ से उठना किसी बहुत गहरी बैरूनी साजिश का शाखसाना लग रहा है। उधर हम साए में हमारे तालिबान भाई हुकूमत में आ गए हैं, जिनकी अक्सरियत गुड़ का इस्तेमाल करती है। उन्हें भी एक साजिश के तहत चीनी की तरफ रागिब किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों के साथ 1450 सालों से यही खेल खेला जा रहा है। कभी ईसाई, कभी यहूद और अब हिंदू भी हमारे पीछे पड़ा है। हमें चीनी खिला खिलाकर हमारे ब्लड प्रेशर को लो करके हमें काबू करने की ये साजिश बहुत लंबे अरसे से जारी है। यहाँ तक कि हमारे उलमा हजरात को भी इस साजिश में हलवा खिला खिला कर शरीक कर लिया गया है, और वो हलवा खा खा कर इसके इतने आदी हो चुके हैं कि अगर उन्हें हलवा ना मिले तो कुछ दिन में तमाम शुगर मिलों के मालिकान को काफिर और वाजिबुल कत्ल ना करार दे दिया जाए। इसी खतरे को भांप लिया था हमारे आर्मी चीफ ने, और उन्होंने फौरी तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान को दावत हलवा दे दी, जिसके लिए अकील करीम डैडी के भारी भरकम जुस्से को दिखाकर और उनके खीसे को कुछ हल्का करवाकर मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उनके मसलक के लोगों के हलवे का इंतजाम करवा दिया गया, ताकि मुल्क में कुछ और अरसे तक अमन रह सके। अब देखें डैडी जी की जेब और कितना टाइम ढीली रहती है, वरना फिर कुछ माह बाद इस्लाम खुदा ना खास्ता फिर पाकिस्तान में खतरे में नजर आएगा। नाजरीन, सऊदी अरब को ही लें, जहाँ खजूर का फल जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, उसे ईसाई मुल्कों में बरामद करके वहां से चीनी इंपोर्ट कर ली जाती है। और रियासत मदीना जिसकी बात हमारे वजीर आजम साहब करते हैं, उसी रियासत मदीना के लोगों ने, आपने देखा होगा तारीख में, खजूर की ताकत से आधी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत कायम कर ली थी। हमें इस हुकूमत के कायम होने का तो बताया जाता है, लेकिन वजीर आजम साहब ये नहीं बताते कि उस वक्त के लोगों की खुराक सिर्फ खजूर और जौ हुआ करती थी। अरब में गंदम का ज्यादा इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब ये बात वहां के मुसलमानों को पता चली कि हजरत आदम को गंदम खिलाकर ही शैतान जन्नत से निकलवाने में कामयाब हुआ था। अगर आप खजूर में पाए जाने वाले कुदरती अज्जा पर तहकीक करें तो मुसलमानों की दुनिया में बढ़ रही आबादी में खजूर का बहुत बड़ा हाथ नजर आता है, जिसको एक खतरे के तौर पर शैतानी ताकतों ने महसूस करते हुए मुसलमानों को चीनी पर डाल दिया है। मुसलमानों में बढ़ रही जिगर, दिल और गुर्दों की बीमारियों में सबसे बड़ा हाथ इसी शैतानी हथियार चीनी का है। और आप सब ये देख रहे हैं कि इस हथियार को हम पर किस बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है, कि जिस जहर के हम आदी हो चुके हैं उसे इतना महंगा कर दिया गया है कि हम उसके हुसूल के लिए अब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चीनी भी ऐसे ही हमारे खून में शामिल हो चुकी है कि अगर इसे फौरी तौर पर रोका ना गया तो कोई बहुत बड़ी तहरीक हमारे दरमियान से ना उठ खड़ी हो, जिसकी एक मिसाल जनरल अयूब खान की हुकूमत का खात्मा भी था, जब चीनी महंगी होने पर अवाम सड़कों पर निकल आए थे। और तभी उसी इंतशार के दौर में ही एक भुट्टो भी पैदा हुआ था, जो हमारे गिट्टे गोडों में चीनी की वजह से ऐसा बैठा है कि अब तक जिंदा है, क्योंकि सिंध में चीनी की तमाम मिलें उसके दामाद आसिफ जरदारी की मलकियत हैं। वो सरजमीन जिस पर मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने एक मजलूम लड़की के खत पर राजा दाहिर की कैद से आज़ादी के लिए भेजा, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त भी दी और यहाँ इस्लाम का बोलबाला भी हुआ। लेकिन शायद कोई मीठी चीज़ ही थी जो मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ को सिंध से वापसी पर पेश की, जिसमें कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कोई मिलावट की थी, जिसका हज्जाज बिन यूसुफ को इल्म हो गया और उसने मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीम सिपा सालार को गधे की खाल में जिंदा सिलवा दिया, जिससे दम घुटने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़या हो गई। अब मुझे नहीं मालूम कि हम मोहम्मद बिन कासिम को
शहीद कहेंगे या नहीं, ये आप खुद फैसला करें, क्योंकि मुझे डर है कि मोहम्मद बिन कासिम को शहीद कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ के ईमान पर खुदा न खास्ता शक ना पैदा हो जाए। अब इसी महंगाई और इसी चीनी की साजिश की बिना पर सिंध के मुसलमानों पर यह ज़मीन भी तंग की जा रही है, जिससे आलम अरवाह में मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज बिन यूसुफ की रूहें तो तड़प रही होंगी, लेकिन मुसलमानों की कितनी बदकिस्मती है कि राजा दाहिर की रूह दोजख में होने के बावजूद कितनी खुश होगी कि जिन मुसलमानों को वो अपने हथियारों से शिकस्त ना दे सका, वो एक मीठे जहर यानी चीनी ने कर दिखाया कि एक बलोच सिंध में आसिफ जरदारी और एक दूसरा बलोच पंजाब में उस्मान बुज़दार की शक्ल में पैदा हुए और अपने अपने तौर पर मुसलमानों को इस खित्ते से ख़त्म करने के दरपे हैं। नाज़रीन, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं भी आपको चीनी से रोकने की कोई साजिश कर रहा हूँ, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं। मैं तो आपको इसके तारीखी पस मंज़र से साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीनी का इस्तेमाल हमारे और ख़ासकर मुसलमानों के लिए कितना मुज़िर है। अब आप अगर यूरोप या अमेरिका या बरतानिया में देखें तो यहाँ पर सफ़ेद चीनी बहुत कम इस्तेमाल होती है। ये लोग या तो चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते या फिर सफ़ेद की जगह ब्राउन शुगर के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। तो हम लोग जो हर बुरी चीज़ में तो मगरिब को फॉलो करते हैं, यानी सफ़ेद चमड़ी अगर पिंडलियों तक ही नज़र आ रही हो तो हमारे ईमान डावाडोल हो जाते हैं। तो अगर कोई अच्छी चीज़ भी यहाँ से मिल जाए तो इसे भी अपना लेना चाहिए। जैसे ये लोग मीठा कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्यों बावले हुए हैं? अगर चीनी महंगी हो गई है तो छोड़ें, अगर ज्यादा ही मीठा खाने का शौक है तो गुड़ इस्तेमाल करें, और अगर असली शहद जो आपको सिर्फ गैर मुस्लिम मुल्कों में ही खालिस मिलेगा, उसको भी चाय या कॉफी में इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो जो हमारा वजीर आजम है जो 70 बरस का होने को आया है और रियासत मदीना की मिसालें देता है, वो भी खजूर का इस्तेमाल करता है। आप लोगों को पता नहीं क्यों खजूर खाने का मशवरा नहीं दिया जाता। अगर आप नाश्ते में दलिए को चीनी की बजाय खजूर से मीठा करें तो यकीन जानिए आपको इसका जायका भी नहायत उम्दा लगेगा और सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यकीन कीजिए ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हुकूमत वाकई आवाम को चीनी माफिया से निजात दिलाना चाहने में सीरियस है तो हाथ कंगन को आरसी किया, भुट्टो अभी जिंदा है, उसने रातों रात पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री और तालीमी इदारे सरकारी तहवील में ले लिए थे। आज की हुकूमत के वजीर आजम सरमायादारों से अपील करते दिखाई देते हैं कि वो अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा मजदूरों को तनख्वाह में इजाफे की शक्ल में दें। तो क्यों ना तमाम शुगर मिलों को हुकूमत सरकारी तहवील में ले ले और ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको हुकूमत बहुत वैल्यू करती है उनके साथ इन शुगर मिल्स में पार्टनरशिप की जाए। इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट भी मिलेंगे और आवाम को सस्ती चीनी भी। नाजरीन, इस्लाम तो अल्लाह का दीन है, इसकी हुर्मत पर तो कोई आंच नहीं आ सकती, लेकिन मुझे डर है कि चीनी और गंदम मुसलमानों को ना जाने कहाँ पहुंचा दे, जैसे हजरत आदम को गंदम के एक खोशे की वजह से जन्नत छोड़ना पड़ गई थी। खुदा हम पर रहम करे, खुदा हमारा हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।